चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज फंडामेंटल के बारे में क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। इसके अंदर मैं अभी स्लाइड ओपन कर लेता हूं। ये दिख रहा है आपको? नाम वगैरह चेंज हो रहे जी हैं? सर। हाँ हाँ, दिख रहा है। और ये पहला पेज आ गया। ठीक। तो यहाँ पे मैं चला रहा हूँ कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ठीक है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म मैंने ये बताई अभी। उसमें मैंने बताया कि सी माने कैलकुलेट होता है, ओ माने ऑपरेट, एम माने मेमोरी, टी माने प्रिंट, और अपडेट यानी कि यू माने अपडेट, टी से टैबलेट होता है, और ई से एडिट, आर से रेस्पॉन्स होता है। और यहाँ पर जो नीचे नोट दिया गया है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म एक्चुअल में नहीं होती है, लोगों ने इसको अपने नजरिए से अलग अलग बताया है। तो अलग अलग बताने का मतलब ये हुआ कि कुछ टाइम पहले एक कंप्यूटर टीवी पे प्रोग्राम आता था शाहरुख खान का, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें कंप्यूटर की फुल फॉर्म में एम का मतलब पूछा गया था। तो वहां एम का मतलब मेमोरी नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट मॉडरेट क्यों बताया गया? क्योंकि मॉडरेट माने होता है महंगी चीज। तो कंप्यूटर एक महंगी चीज है, तो एम फॉर मेमोरी भी हो गया। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको एम फॉर मेमोरी भी मिलेगा। तो इसकी फुल फॉर्म कोई फिक्स नहीं है, इसलिए आपको इस पर डिपेंड नहीं रहना है कि भाई यही फुल फॉर्म होती है। अगर किसी किताब में कुछ और दिए तो उस पर बहस नहीं करना है, वो फुल फॉर्म भी हो सकती है। सही। और ये कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये आ रहा है। हाँ, देखिए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर था। कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल मतलब 2+2 जब आप लिखते हैं तो 4 आ जाता है, यानी इसे सॉल्व कर देता है अपने आप। और लॉजिकल का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी चीज को चेक करना चाहते हैं कि ये चीज बंद है या चालू, तो उसको ये चेक करने के लिए भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा अपन ये चेक कर लेते हैं कि मोबाइल खराब कहाँ पर है, कहाँ पे खराब है मोबाइल, कहाँ चालू होगा या नहीं होगा, तो सब चेक हो जाता है। तो ऐसी चीजों को लॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम दोनों चीजें सॉल्व हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? कंप्यूटर शब्द की खोज ग्रीक भाषा के शब्द, किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, कंप्यूट से हुई है। तो पेपर में आता है कई बार के कंप्यूटर शब्द की खोज किस भाषा से हुई है, कंप्यूट से या लैटिन शब्द से या ग्रीक भाषा से। तो हम बताएंगे कि ग्रीक भाषा से हुई है, लैटिन शब्द से नहीं हुई है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूट का मतलब गणना करना, और हिंदी में कहते हैं संगणक। आगे दिया गया है कंप्यूटर की स्पीड। तो कंप्यूटर की स्पीड यानी कि विशेषताएं क्या है? स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, डिलीजेंस है, वर्सेटाइल है। ये 5 विशेषताएं इंपोर्टेंट हैं। इनके अलावा और भी विशेषताएं होती हैं। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, जिसे माइक्रो सेकंड में नापा जाता है। अगर कंप्यूटर स्लो काम करता तो जाहिर सी बात है हम कंप्यूटर पर काम नहीं करते। तो कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, जिसकी स्पीड को हम माइक्रो सेकंड में नापते हैं। जिसका अर्थ क्या है कि एक सेकंड में 1 2 3 4 5 6, यानी कि देख रहे हैं आप, 6 मतलब हो गया 1 लाख। एक सेकंड में 1 लाख गणनाएं कर सकता है। तो कंप्यूटर एक सेकंड में 1 लाख गणनाएं कर सकता है। ये बहुत ही तेज काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, इसलिए इसकी स्पीड को बताएंगे अपन विशेषता। कई बार पेपर में आता है कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो वहां बताना पड़ेगा। अगर गति लिखा होगा तो गति उसकी विशेषता है। एक्यूरेसी लिखा होगा तो हिंदी में बोलते हैं शुद्धता। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट। तो कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बिल्कुल सही करता है, इसमें कोई भी गलती, कोई भी कमी नहीं होती। अगर कंप्यूटर कोई काम गलत करता है, जैसे आपने कुछ टाइप किया 5+5 और वो 10 नहीं आया, 12 आ गया, तो 12 आ गया तो मतलब क्या हुआ कि आपने गलती से कहीं ना कहीं नंबर गलत दे दिए होंगे। आपने 5+7 कर दिया होगा या 6+6 कर दिया होगा, तो आपने गलती की होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, वो ऑटोमेटिक गलत काम नहीं करता है कभी भी। अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो गलत काम करेगा,
या आपने कोई डाटा उसमें गलत दिया होगा तो गलत काम करेगा। तो कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी गलत काम नहीं करता, हमेशा सही काम करता है, कभी भी गलत काम नहीं करता है। अगर कभी गलत काम करता है तो हमारी किसी गलती या किसी पार्ट में खराबी आने के कारण करता है। अगला है नंबर 3, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि संरक्षण क्षमता या संग्रहण क्षमता। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब हुआ कि हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डाटा सेव करते हैं तो एक बार सेव कर दिया जाए तो वो उसमें सेव हो जाता है परमानेंट, जब तक अपन नहीं चाहेंगे तब तक वो मिटेगा नहीं। एक आदमी के दिमाग की याददाश्त की कैपेसिटी होती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने 1 महीने पहले आज ही की तारीख को कौन सा खाना खाया था तो आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर पता चल जाएगा कि आपने 1 महीने पहले फलानी तारीख को कितने बजे क्या काम किया था। तो स्टोरेज कैपेसिटी का अर्थ क्या है? डाटा सेव करना। कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोई डाटा सेव कर दें, आप लोग देखते हैं कि मोबाइल में छोटी छोटी चिप आती हैं और चिप के अंदर हम गाने, वीडियो, फोटोज सेव कर लेते हैं, बड़े बड़े मकान के नक्शे सेव कर लेते हैं, अपने मोबाइल में पूरे वर्ल्ड का नक्शा देख सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये कंप्यूटर की वजह से। तो कंप्यूटर की ये सुविधा हो गई स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी वजह से हम डाटा कंप्यूटर में सेव कर पाते हैं, डाटा कंप्यूटर में देख पाते हैं। आगे दिया डिलीजेंस, ये हिंदी भी याद करना है आपको। स्पीड को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी को क्या बोलते हैं, स्टोरेज को क्या बोलते हैं। पेपर में कई बार आता है कि डिलीजेंस का मतलब क्या है, कई बार पेपर में आया है सीपीसीटी में, तो ये आप याद कर लीजिए। डिलीजेंस का मतलब होता है थकावट, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है कि जिसमें हम अगर डाटा सेव कर दें और सेव करने के बाद कंप्यूटर पर काम करें, चाहे हम एक गाना सुने, 2 गाना सुने, 2 बार काम करें, किसी गाने को आप बार बार सुनते रहें तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर बोर नहीं होगा। तो कंप्यूटर में डाटा सेव करने के बाद एक मशीन है, कंप्यूटर तो एक मशीन होती है, इसमें लगातार 24 घंटे काम करते हैं अपन। 24 घंटे एक ही काम करते रहो तब भी कंप्यूटर कभी बोर नहीं होगा, थकेगा नहीं। जो डिलीजेंस का मतलब बोरियत भी होगा, ठीक है ना। पेपर में कई बार आ गया कि डिलीजेंस का मतलब क्या है, बोरियत महसूस करना, तो वो भी सही है। थकावट महसूस करना, तो वो भी सही है। तो इसको आप इसका सेंस समझिए कि डिलीजेंस का सेंस क्या है। थकावट महसूस करना, बोरिंग महसूस करना, है ना। तो इस प्रकार के जो गुण हैं वो कहलाते हैं डिलीजेंस। तो पेपर में आता है कि डिलीजेंस का अर्थ क्या है, तो बताएंगे हम कि कंप्यूटर के अंदर उबासी महसूस करना। उबासी कब आती है? जब अपन थक जाते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, है ना। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल हम चाहे हम लगातार 24 घंटे करें, 2 महीने करें, 3 महीने करें, पूरी साल करते रहें, एक ही काम को करते रहें, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा, लेकिन हम थक जाएंगे, हम बोरियत महसूस करने लगेंगे। आगे दिया वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है व्यापकता। व्यापकता का मतलब हो गया कंप्यूटर का यूज केवल गणना करने के लिए नहीं करते हैं। वर्सेटाइल मतलब व्यापक, व्यापक मतलब व्यापारिक क्षेत्र में इस्तेमाल करना। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल गणना करने में करते हैं कि आज के ज़माने में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ। बैंक में जाओ, कंप्यूटर पर काम हो रहा है, व्यापार कर रहे हैं। दुकानदार के पास जाओ, बिल निकाल के देता है कंप्यूटर से, व्यापार कर रहे हैं। कॉलेज में जाओ, फीस काटते हैं, रसीद देते हैं, व्यापार कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो वो भी क्या है, व्यापार कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल गणना करने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल आज हर व्यापारिक क्षेत्र में किया जाता है। अगली स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को, कंप्यूटर की सीमाएं। तो कंप्यूटर की सीमाएं क्या है? जब कंप्यूटर की कोई लाभ है अगर कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर की कमियां भी होंगी। तो कमियां क्या हैं? पेपर में कमियां कई बार आती हैं और लोग पेपर में पूछते कमियां हैं और लोग उनकी विशेषता लिख के आ जाते हैं। पेपर में आता है कि निम्न में से कंप्यूटर की कमी कौन सी है, वहां लिखा होगा स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, और एक होगा कि IQ लेवल 0 या बुद्धिहीनता। तो लोग इनमें से स्पीड बराबर टिक करके आ जाते हैं, ये गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कंप्यूटर की कमियां क्या हैं। तो कंप्यूटर की कमियां याद कीजिए। सोच नहीं सकता, कंप्यूटर सोच नहीं सकता। अगर कंप्यूटर सोच नहीं सकता है तो कैसे काम करता है भाई? इसको मैं प्रूफ करने के लिए आपसे बोलूं कि एक लड़का है जिसका नाम M है, एक लड़का है जिसका नाम P है,
और एम अगर आपसे कहता है कि सर मेरी उम्र 5 साल है, और पी कहता है कि मेरी उम्र माइनस 5 साल है, तो आप मान लेंगे क्या? अगर जो मान लेगा कि हाँ सर -5 होगा, तो वो कंप्यूटर है। सोच नहीं पा रहा है वो, क्योंकि रियल लाइफ में किसी की भी -5 उम्र नहीं होती। हम सोच सकते हैं, हम बोलेंगे भाई सर -5 कहाँ से हो गई सर, ये तो होगी ही नहीं, 5 साल हो सकती है, आप इसे मान सकते हैं। तो कंप्यूटर से अगर पूछेंगे भाई एम 5 साल का है, पी -5 साल का है, छोटा कौन सा है, कंप्यूटर बोलेगा पी छोटा है। लेकिन इंसान नहीं बोलेगा, इंसान सोच सकता है, समझ सकता है। तो इंसान के अंदर बुद्धि होती है सोचने की, तो सोच नहीं सकता कंप्यूटर। पहली चीज, कंप्यूटर से जितना यस सर, कहते हैं, यस सर। कंप्यूटर से जितना कहते हैं सिर्फ उतना ही काम करता है, अपने मन से कोई काम नहीं करता। जी ठीक उसी प्रकार से कि अगर आपने सुना होगा ये राजा की कहानी, कि एक राजा और एक मंत्री दोनों जा रहे थे, और राजा ने मंत्री से बोला कि आप मेरा खाना देखना, मैं नहा कर आता हूँ। तो जब राजा लौट के आता है तो कुत्ता खाना खा रहा होता है, और राजा बोलता है कि तुमने मंत्री भगाया नहीं कुत्ते को, खाना खा गया कुत्ता। तो मंत्री कहता है कि महाराज आपने कहा था कि खाना देखना, मैं तो देख रहा था, आपने कब बोला कि किसी को खाने मत देना। तो ये मंत्री क्या हो गया, कंप्यूटर, जितना कहा उतना ही काम कर रहा है। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक स्क्रीन आ रही थी, दूसरी स्क्रीन नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने अलग कमांड दी थी। तो जो कमांड दी उतना ही काम कर रहा है, उसके आगे काम नहीं कर रहा। तो कंप्यूटर जितना कहते हैं उतना ही काम करता है। दो कमियां हो गई। तीसरी कमी कि ये अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर आपके पास कंप्यूटराइज लॉक है, तो अच्छे अच्छे लॉक आ गए हैं मोबाइल में, बढ़िया बढ़िया लॉक हैं कंप्यूटराइज, लेकिन मोबाइल की सिक्योरिटी नहीं है, कोई खुद की सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी हैक कर सकता है। ये किसी प्रकार की तर्क या बहस नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ पे कुछ गलत पढ़ाऊं तो आप बहस कर सकते हो, सर आपने ये कह दिया ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे है। मैं बोलूं कि भाई इंडिया का प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो आप बहस करोगे कि सर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का। क्योंकि आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, आप बहस कर सकते हो। कंप्यूटर बहस नहीं कर सकता। अगर मैं कंप्यूटर से डाटा गलत डाल दूं उसमें तो गलती मान लेगा। और इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या, इसकी वजह से बेरोजगारी आ गई। अब कंप्यूटर की वजह से बेरोजगारी आ गई है, तो भाई हम कंप्यूटर क्यों सीख रहे हैं? बेरोजगार बनने के लिए? क्या हमको बेरोजगार बनना है इसलिए सीख रहे हैं? नहीं, इसलिए सीख रहे हैं कि किसी जमाने में मजदूर काम करते थे किसी काम को करने के लिए, बहुत सारे मजदूर, और अब उस काम को कंप्यूटर कर रहा है। तो अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आपके लिए नौकरी है, और एक कंप्यूटर बहुत सारे काम कर रहा है। तो जो आदमी मजदूर थे बेरोजगार हो जाएंगे। अभी मुरैना में पुल बना था, ओवर ब्रिज, तो वहां मशीन ही सीमेंट मिला रही है, मशीन ही सीमेंट मिला के उसमें डाल रही है, सब कुछ मशीन कर रही थी। आदमी बहुत कम काम कर रहे थे जल्दी काम करने के चक्कर में, तो कंप्यूटराइज काम हो रहा था पूरा। तो जो मजदूर काम करते थे सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है, कंप्यूटर की वजह से सबसे बड़ी समस्या है ये। तो यहाँ पे कंप्यूटर की मैंने 5 कमियां बताई। इसके अलावा और भी कमियां हो सकती हैं कि कंप्यूटर की लत लग रही है लोगों को, लोगों की बुद्धि कमजोर हो रही है ना, लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, लोगों में गलत असर जा रहे हैं। तो सब अलग अलग अपनी अपनी तरीके से नजरिया हैं। लेकिन 5 कमी मैंने जो बताई हैं ये अक्सर पेपर में आती हैं। 5 विशेषताएं बताई मैंने और 5 कमियां बताई जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और पेपर में कैसे भी पूछ सकता है वो। चाहे तो ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कंप्यूटर की कमी क्या है, निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता क्या है। या ऐसे पूछ सकता है कंप्यूटर का दिमाग मानव के दिमाग की अपेक्षा कितनी गुना तेज होता है। तो भाई 0 गुना तेज होता है, क्योंकि दिमाग उसमें होता ही नहीं है, सोच ही नहीं सकता वो। तो इसलिए इंसान के दिमाग से 0 गुना तेज होता है इसका दिमाग। आगे दिया गया डाटा क्या है। तो डाटा, कंप्यूटर में हम जो भी कमांड देते हैं वो कमांड कंप्यूटर की डाटा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो पढ़ने के लिए आपने कुछ चीजें कलेक्ट की होंगी जिसकी वजह से काम कर पा रहे हैं। मैंने माइक लिया,
कैमरा लिया, कंप्यूटर लिया, एक फाइल जो दिखा रहा हूँ आपको, फाइल ली, सॉफ्टवेयर लिया। ऐसे ही आपने भी मोबाइल लिया, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डाला, आपने भी एक ईयरफोन लगाई होगी, तो इस सब से मिला करके प्रोग्राम बन रहा है, पूरा काम सिस्टम बन रहा है। तो जो कुछ भी हमने मिलाया है उसके अंदर वो सब हमारा डाटा है। ऐसे कंप्यूटर के अंदर हम जो कुछ भी काम करते हैं, तो काम करने के लिए जो भी छोटी छोटी चीज उसमें दी जाती है वो सब डाटा होता है। आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपने अपना नाम डाला, पापा का नाम डाला, पता डाला, मोबाइल नंबर डाला, वो सब डाटा है। तो डाटा कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी कमांड, कोई भी ऑर्डर डाटा कहलाता है, जिससे कंप्यूटर काम करता है। आपने फॉर्म भरा, अपना नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, डाटा पहुंच गया, उस पर काम काम हो रहा है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। जब फॉर्म ही नहीं भरा, डाटा नहीं दिया आपने, तो कोई काम नहीं होगा। तो डाटा एक ऐसी चीज है जो कंप्यूटर को दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। इसे कह सकते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जैसे आपको टेबल बनानी है, तो टेबल के लिए लकड़ी लाओगे, कील लेके आओगे, है ना, सनमाइका जो उस पर आता लगाने के लिए सब चीजें लेके आओगे, वो सब डाटा है, रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल। तो इसे कंप्यूटर में इनपुट करना पड़ता है। तो पेपर में आ गया कि भाई रॉ मटेरियल क्या है, कंप्यूटर के लिए कच्चा माल क्या है। तो कच्चा माल कोई लकड़ी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। कच्चा माल क्या है, डाटा है। तो डाटा कंप्यूटर के लिए एक क्या है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। आउटपुट क्या है, जैसे आपने क्या किया, 2+2 टाइप किया कंप्यूटर में, इनपुट कर दिया, तो 2+2 इनपुट हो गया, यानी कि 2+2 डाटा हो गया। 2 भी डाटा है, प्लस भी डाटा है, और 2 भी डाटा है, 3 डाटा हो गए। तीनों को मिला के बन गया सूत्र 2+2। अब इसके बाद क्या आ जाएगा आउटपुट में हमारे पास, 4। तो आउटपुट क्या है, जब कंप्यूटर डाटा पे काम करता है, ये डाटा ही तो है 2+2, इस पे काम किया, काम करके जो आपके सामने आया, जो रिजल्ट सामने आया, वो रिजल्ट आउटपुट है। तो जब कंप्यूटर पर डाटा काम किया जाता है और काम करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं, या इसको इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। और इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई सेंस होता है, कोई ना कोई उसका मतलब होता है, कोई ना कोई उसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अगर कंप्यूटर में कोई आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई एरर मैसेज आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई मतलब है, ऐसे ही नहीं आता वो आउटपुट। तो कोई ना कोई मतलब होता है, यानी कि आउटपुट हमेशा मीनिंगफुल होता है। प्रोसेस क्या चीज है, तो प्रोसेस 2+2 देने के बाद और 4 आने से पहले कंप्यूटर ने यहाँ पे कुछ सोचा होगा ना, इस जगह पे, उसे प्रोसेस कहते हैं। मैं आपसे बोलूं 5+5 कितने होंगे, 10। अब मैं पूछूं 786+786 कितने होंगे, तो आप थोड़ा सोचेंगे, फिर बताएंगे। तो सोचने में जो समय लगता है, उस समय को ही क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं कंप्यूटर के लिए। हमारी प्रोसेस थोड़ी स्लो लग रही है, कंप्यूटर थोड़ा फास्ट काम कर रहा है। तो जब कंप्यूटर हमें कोई आउटपुट देता है, तो उससे पहले कुछ काम करता है, जिसे हम कंप्यूटर की प्रोसेस कहते हैं। ये 3 नाम याद कर लीजिए, डाटा क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है। क्योंकि ये तीनों नाम पेपर में बार बार पे, कई बार पेपर में भी आएंगे, और ये पढ़ाऊंगा मैं, तो कई बार डाटा नाम आएगा, कई बार आउटपुट नाम आएगा, कई बार प्रोसेस नाम आएगा। तो फिर आप पूछेंगे प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, तो आप ध्यान रखिए प्रोसेस मतलब उसकी काम करने की जो समय लेता है, काम करने की गति है, स्पीड है वो। तो इनपुट कंप्यूटर में दिया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। तो पहले इनपुट दिया जाता है, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। ध्यान रखना, पहले इनपुट फिर आउटपुट फिर प्रोसेस नहीं होता, पहले इनपुट दिया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट कंप्यूटर में हमारे पास प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे दिया है कंप्यूटर का इतिहास। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मैं जितनी चीज करा रहा हूँ, मैं सारी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये। तो यहाँ पर कंप्यूटर का इतिहास क्या है, या इसका विकास बताइए, या इसका इवोल्यूशन क्या है, ये बताइए। तो कंप्यूटर का इतिहास आजकल का नहीं है, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। यानी कि आज 2023 चल रही है, तो 2023 से पहले की बात है। तो लगभग 3000 वर्ष हो गए इसको, ईसा पूर्व कह सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व पहले की बात है। तो 3000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और किस प्रकार है इसका इतिहास,
कि सबसे पहले एबाकस बनाया गया था। एबाकस क्या है? एबाकस ये स्क्रीन दिख रही है, बच्चों को स्लेट आपने देखी होगी, स्कूल में स्लेट आती है इस प्रकार की, इस स्लेट में मोती लगे होते हैं और इन मोतियों को यहाँ पे काउंट करके इस पर नंबर लिखे जाते हैं और नंबर लिख के इस पर अपन गणना कर लेते हैं। ये अबाकस आप लोगों ने देखा होगा इंडिया के अंदर, लेकिन चाइना में ऐसा अबाकस भी आता है। अब चाइना में और रूस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं भाई चाइना वाले जाने। तो फिलहाल एबाकस क्या है? एबाकस ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि एबेक्स एबेक्स से आया है। एबेक्स को बाद में एबाकस बोला गया। इसका मतलब क्या होता है? एबेक्स का मतलब होता है कैलकुलेटिंग बोर्ड। जो पहला एबाकस था वो आज से 500 ईसा पूर्व पहले बनाया गया। आज से 500 ईसा पूर्व, आज 2023 चल रही है, 2023 से भी 500 वर्ष पहले, तो लगभग 3000 वर्ष हो गया। या यूं कहें कि इसका आविष्कार किया गया था। और जिस तरह एबाकस को आज हम जानते हैं, आज हमने एबाकस देखा है वो ऐसा है, ऐसे एबाकस को जानते हैं। वो एबाकस पुराने एबाकस का, यानी कि जो पहले बनाया गया था ईसा पूर्व में, उसी का सुधारा हुआ रूप है। यानी कि नया एबाकस ये है, पुराना एबाकस ये है, तो इसको बाद में ऐसा बना दिया। और इसे करीब चीन में 300 ईस्वी में बनाया गया था, 300 सन ईसा पूर्व कह सकते हैं, इसमें बनाया गया था। आज भी एबाकस का इस्तेमाल गणित की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है, चाइना वगैरह में, इंडिया में तो नहीं होता। और सबसे अधिक जिन जगह पे इसका इस्तेमाल होता है वो चीन और जापान और रूस में होता है। इसकी खोज लाइकी चैन ने की है, ये याद कर लीजिए, पेपर में कई बार पूछा गया है कि एबाकस की खोज किसने की। लाइकी चैन ने की। लेकिन लाइकी चैन एक सही कथन है, ये गूगल करेंगे आप तो नहीं मिलेगा, गूगल पे इसके नाम अलग अलग मिलते हैं, और लाइकी चैन किताबों में दिया है और पेपर में आता है, तो ये आप याद कर लीजिए। एबाकस किसने बनाया ये बताना संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि इसका इतिहास आज से 3000 वर्ष पुराना है, तो 5000 पुराना भी कह सकते हैं अपन। उस जमाने में कागज के ऊपर, पत्ते के ऊपर लोग लिख के अपने ग्रंथ बनाते थे पत्ते वगैरह पे, तो इनका कोई प्रमाण नहीं है, सारे पत्ते फटफटा गए, कोई प्रमाण नहीं है हम आजकल किसने बनाया। तो इसलिए किस सभ्यता ने इसका आविष्कार किया ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जापान, चीन और रूस में ही होता है, तो माना जाता है कि इन्हीं लोगों ने इसका विकास किया होगा। एबाकस दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये आप देख रहे हैं, नया एबाकस ये है, पुराना एबाकस ये है। एबाकस के बाद नेपियर बॉन्स दिया हुआ है। नेपियर बॉन्स का मतलब है कैलकुलेशन को आसान करने में एक अहम मोड़ तब आया जब एक गणितीय वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने, इसका नेपियर बॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये कुछ बने हुए हैं, यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, तो नंबर जो लिखे हैं ये हड्डियों के टुकड़े हैं। बाद में इसे प्लास्टिक का बनाया गया, लकड़ी का बनाया गया, प्लास्टिक का बनाया गया, शुरुआत में ये हड्डियों का था। तो गणितीय वैज्ञानिक थे जॉन नेपियर, उन्होंने सन 1614 में एक बेहद ही खास मशीन नेपियर बॉन्स, अपने नाम पे इन्होंने नाम दे दिया, नेपियर बॉन्स का आविष्कार किया। और इस कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी, मशीन जो थी, इसकी मदद से हम गुणा भाग कर सकते थे। कैसे करते थे? ये हड्डियां जो लिखी हुई हैं, नंबर लिखे हुए हैं, इसे वो घुमाते थे, तो घूमने से ये घूमती थी और घूमने से इस पर नंबर चेंज होते थे, और नंबर चेंज होने से इसमें गणना होने का काम भी होता था। ठीक है, ये कुछ नहीं था हड्डियों का या लकड़ी का या प्लास्टिक का भी आता है, ये टुकड़ा था जिस पर कुछ अंक लिखे हुए थे। और उस समय इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप में गणना करने के लिए इस मशीन का बखूबी इस्तेमाल होता था। नेपियर बॉन्स जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने लॉगरिथम के आविष्कार के लिए इस मशीन को बनाया था, और इसके लिए प्रसिद्ध भी है, काफी नाम इनका चलता है कि नेपियर बॉन्स मशीन को किसने बनाया? जॉन नेपियर ने बनाया। एडिंग मशीन बाद में आई, और एडिंग मशीन जो है वो आप आज भी देखते होंगे, मोटरसाइकिल के जो मीटर आते हैं कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, वो जो मीटर गिरियाँ घूमती हैं उसके अंदर, वो गिरियाँ जो घूमती हैं वो तकनीक वही है जो ये एडिंग मशीन के अंदर है। तो एडिंग मशीन का आविष्कार कब किया गया? 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितिक वैज्ञानिक थे ब्लैस पास्कल। ब्लैस पास्कल ने एक यांत्रिक गणना मशीन बनाई, ठीक है, मैकेनिकल मशीन बोलते हैं इसको अपन, तो मशीन बनाई जिसका आविष्कार सन 1642 से लेकर के 44 के आसपास किया गया था। और इस मशीन को एडिंग मशीन कहते हैं।
एडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मशीन के द्वारा केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव ही कर सकते हैं, इसलिए इसको अपन एडिंग मशीन कहते हैं, क्योंकि ये केवल ऐड कर सकती थी। ये मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर काम करती है। ऑडोमीटर क्या है? वही जो गाड़ी में लग के आता है, वो ऑडोमीटर है, वो आज भी इस्तेमाल होता है। ब्लेस पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते थे। तो कई बार पूछा जाता है पास्कलाइन किसने बनाई? तो एडिंग मशीन जिसने बनाई है उसने पास्कलाइन बनाई है, क्योंकि उसी का नाम पास्कलाइन है, उसी का नाम एडिंग मशीन है, तो ब्लेस पास्कल ने इसको बनाया है। जो सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र माना जाता है, सबसे पहला यांत्रिक मशीन किसने बनाई? ब्लेस पास्कल ने बनाई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मत ध्यान दीजिए इस पर। सन 1694 में जर्मन गणित वैज्ञानिक जिसका नाम है गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज, तो लेबनीज नाम से याद कर लीजिए, लेबनीज ने क्या किया? इसको और विकसित कर दिया। जो एडिंग मशीन बनाई थी जिससे जोड़ कर पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? इसको और ज्यादा डेवलप किया, अपना दिमाग लगाया और ऐसा कर दिया कि इस मशीन के द्वारा हम गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो जब वो मशीन जो बनाई लेबनीज ने, उस मशीन को बोला गया लेबनीज चक्र। जब तक भाग नहीं कर रही है, गुणा नहीं कर रही है, तब तक नाम इसका पास्कलाइन है, एडिंग मशीन है। और जब ये मशीन भाग करने लग गई, गुणा करने लग गई, तो लेबनीज ने मॉडिफाई किया था इसको, इसलिए इसका नाम हो गया लेबनीज चक्र या रैखनिक चक्र। लेबनीज चक्र या रैखनिक चक्र, ठीक है। तो जर्मन गणित वैज्ञानिक थे गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज ने यांत्रिक कैलकुलेशन मशीन का आविष्कार भी किया था, और यह मशीन जोड़ घटाव के साथ गुणा भाग कर सकती थी। लेबनीज ने सन 1677 में पास्कल ने सुधार कर एक मशीन जो बनाई थी, ठीक है, जिसपे जोड़ भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ऐसी गणनाएं कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसको बोला गया लेबनीज चक्र या रैखनिक चक्र। ये आप नोट कर लीजिएगा। दिखने में कुछ ऐसी थी कि चक्री बनी हुई है, और इन चक्रियों को इस प्रकार से लगाया गया था कि चक्री जब एक चक्कर पूरा लगा लेगी तब इसका एक अंक आगे होगा, एक चक्कर और लगा लेगी फिर एक अंक और आगे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके 10 चक्कर, इसका एक चक्कर बराबर हो जाएगा। इसमें चक्रियां लगाई गई थी, इन चक्री के ऊपर अंक लिखे हुए थे, और चक्रियों को इस प्रकार से फिट किया गया था कि जब पहली चक्री अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी तब उसके बगल वाली चक्री का एक अंक आगे होगा। जैसे कि मोटरसाइकिल में होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 0 आता है तो बगल वाली चक्री का एक अंक आगे हो जाता है। वो तकनीक यहाँ पे इस्तेमाल की गई और वो आज भी मोटरसाइकिल में होती है। ये ब्लेस पास्कल है। जैकवार्ड लूम। अब लूम किसे बोलते हैं? लूम होती है कपड़े बुनने की मशीन। अब कुछ लोग सोचेंगे कपड़े बुनने की मशीन का नाम कंप्यूटर में क्यों आ गया? सर कंप्यूटर में क्यों पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर कपड़े बुनने की मशीन के बारे में? तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कपड़े बुनने की मशीन जो बनाई जाती है, उस मशीन के अंदर जो अपन जो कपड़े पहनते हैं उस कपड़े में कुछ पैटर्न होते हैं। अलग अलग पैटर्न के कपड़े मार्केट में आपको मिलेंगे। आपकी चादर, आपकी शर्ट, पैंट, अलग अलग पैटर्न के कपड़े मिलते हैं। तो उस पैटर्न को बनाने के लिए जो एक डिवाइस लगाई जाती है, तो डिवाइस का नाम है पंच कार्ड। तो पंच कार्ड का आविष्कार स्टार्टिंग में लूम में किया गया था, कपड़े बुनने की मशीन में, लेकिन बाद में इस पंच कार्ड को कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पंच कार्ड की वजह से उसमें डिजाइनिंग होती थी मशीन में। तो लोगों ने सोचा कि यार कंप्यूटर में डिजाइनिंग जो आती है मशीन के अंदर, तो डिजाइनिंग क्या था कि अलग अलग पैटर्न कपड़े होते हैं, तो अलग अलग पैटर्न के पंच कार्ड बनाए गए, और पंच कार्ड के जब भी आपको डिजाइन डालना है तो वो पंच कार्ड लगाया और उसी से वो डिजाइन कपड़े में अप्लाई हो गया। तो लोगों ने सोचा कि हम ऐसा कर पा रहे हैं कि इस पैटर्न को दोबारा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो क्यों ना कंप्यूटर में भी ऐसा किया जाए कि डाटा सेव हो जाए, उसका दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये जो सोच है, जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वो लूम से ही मिला। इसके बारे में बताता हूं मैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जोसेफ जैकवार्ड, पूरा नाम है जोसेफ मेरी जैकवार्ड। इन्होंने 1801 में कपड़ा बुनने की मशीन बनाई जिसको करघा या लूम कहते हैं, जो आगे चल के कंप्यूटर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्योंकि अगर शायद लूम नहीं होता तो हो सकता है पंच कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पंच कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो कंप्यूटर में आज मेमोरी भी नहीं होती। असल में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था इस मशीन के अंदर, जिसकी मदद से कपड़े के विभिन्न पैटर्न को डिजाइन किया जाता था।
पंच कार्ड होता क्या है, पंच कार्ड में छोटे छोटे छेद होते हैं, जहाँ धागा इसमें पो देते हैं अपन, जैसे कि सुई में धागा पोते हैं ना, सुई चलती है तो सिलाई हो जाती है, उसी प्रकार से पंच कार्ड में धागा डाला जाता है छेद के अंदर। पंच कार्ड जब चलता है कपड़े की मशीन पे तो कपड़े की पैटर्न बन जाती है। तो डिजाइन के पैटर्न को ध्यान दिया जाता है इसके अंदर, कपड़े के अंदर। पंच कार्ड आमतौर पर लकड़ी का टुकड़ा होता है जिस पर, अब तो लोहा भी आता है, तो जिस पर डिजाइन या पैटर्न के हॉल बने रहते हैं। और एक बार जब ऑपरेटर पंच कार्ड को बना लेता है, लूम में फिट कर देता है बनाने के बाद, तो उसके बाद लूम स्वतः ही ऑटोमेटिकली कपड़ों के पैटर्न को डिजाइन कर लेता है। जैकवार्ड के इस लूम से वैज्ञानिकों को एक संभावना दिखी कि गणना में किया है मशीन के अंदर के पैटर्न को बना लिया जाए, सेव कर लिया जाए, जब भी गुणा करना है तो वही पैटर्न लगाओ, भाग करना है तो वही पैटर्न लगाओ, तो ऐसा कुछ किया जाए। तो इसकी वजह से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी आने लगी। ठीक है, तो इसकी जो जैकवार्ड लूम था उसकी वजह से कैलकुलेटिंग मशीन को बेहद बेहतर बनाने के लिए जो सोच आई वो यहीं से आई। तो क्या आई कि दो चीज़ें दिखाई दी लोगों को, कि पहली चीज़ तो ये कि निर्देश को पंच कार्ड जैसे डिवाइस पे सेव कर लेना, और दूसरा उस डिवाइस के सेव किए डाटा को इनपुट के रूप में इस्तेमाल करना। तो क्यों ना डाटा को सेव कर लिया जाए कहीं पर, क्यों ना दोबारा से इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, ऐसा अवधारणा हमें लूम से मिली। लूम दिखने में ऐसा होता है, इसके अलावा और भी होते हैं डिजाइनदार। तो ये मैंने आपको फोटो दिखाया है लूम का। लूम के बाद अगला है चार्ल्स बेबीज। चार्ल्स बेबीज का डिफरेंस इंजन, ये वाला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप पूरी हिस्ट्री में से कुछ याद करें या ना करें, लेकिन ये वाला पार्ट जरूर याद करना हिस्ट्री में से, क्योंकि इसमें से पेपर में 100% आता है। कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर की हिस्ट्री में 19वीं शताब्दी आई, उसका प्रारंभिक समय बहुत अच्छा माना जाता है, स्वर्ण युग यानी गोल्डन टाइम माना जाता है, जिसमें ब्रिटिश गणित वैज्ञानिक जिसका नाम है चार्ल्स बेबीज, इन्होंने चार्ल्स बेबीज ने क्या किया, बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस समय, और इस समय बहुत सारे विकास कंप्यूटर के लिए हुए, इसलिए इस युग को कंप्यूटर के लिए गोल्डन टाइम माना जाता है। और इन्होंने एक मशीन बनाई जो गणना करने का काम करती थी, और इस मशीन को जब बनाया गया तो उसे 1822 में बनाया गया, और 1822 में बनाने के बाद इसका नाम डिफरेंस इंजन रख दिया गया। और इसके अंदर कई सारे शिफ्ट गीजर लगाए गए थे, और यह मशीन भाप से चलती थी। भाप से चलने की वजह से उस जमाने में ट्रेन भी चलती थी, भाप से इंजन चलते थे, तो इसको भी भाप से चलने वाली मशीन बताया गया, इसलिए इसको लोगों ने इंजन नाम दिया कि डिफरेंस इंजन है। डिफरेंस इंजन नाम दिया, और डिफरेंस इंजन के द्वारा गणना कर सकते थे अपन। गणना करते थे तो गलतियां बहुत कम होती थी, क्योंकि लोग हाथ से गणना करते थे, टेबल लिखती है तो उसमें गलतियां बहुत होती थी, तो गलतियां मशीन से होने लगी। जो मशीन बनाई थी चार्ल्स बेबीज ने, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, और वो कब बनाई थी, 1822 में। ये याद जरूर कीजिए, 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबीज ने, जरूर याद करें इसको। और फिर इसके बाद ये दिखने में कुछ ऐसा था, चार्ल्स बेबीज ने बनाया था इसको, इसमें ये गियर लगे हुए हैं। और जब इसको हम बाद में, ये नया रूप है, जो नया रूप है बाद में, जो कि चार्ल्स बेबीज ने डिफरेंस इंजन का नया रूप बाद में बनाया, जो 1822 में बनाया था, वो डिफरेंस इंजन है। और इसको बनाया था 1833 में, ये भी याद कर लीजिए आप। 22 में बनाया वो डिफरेंस इंजन, और 33 में बनाया वो एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन है, एनालिटिकल इंजन। कि चार्ल्स बेबीज ने डिफरेंस इंजन में थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक नया रूप बनाया, नया एक यंत्र बनाया, जिसका नाम था आर्टिफिशियल एनालिटिकल इंजन, दिया हुआ है। 1833 में चार्ल्स बेबीज ने शक्तिशाली मशीन बनाई, ठीक है, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि डिफेंस इंजन का ही नया रूप था, विकसित रूप था। अब बाद में इनके इस इंजन को ही, ये इंजन आप देख रहे हैं, इसको ही साल लोगों ने अपना बेस माना, और इसी में लोगों ने बदलाव करते गए, बदलाव करते गए, बदलाव करते गए, और आज जैसा कंप्यूटर बन गया। तो आज जैसा कंप्यूटर जब बना, वो किस वजह से बना, डिफेंस इंजन की वजह से। किसने बनाया था वो, चार्ल्स बेबीज ने। इसलिए इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं।
चार्ल्स बेबीज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। याद कीजिए, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि चार्ल्स बेबीज कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबीज है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबीज है। मॉडर्न कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबीज है। कंप्यूटर साइंस के पिता कौन है? चार्ल्स बेबीज है। याद कीजिए इस चीज को, ठीक है। और यहाँ पे 5 डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, एल्गोरिथम, कंट्रोल और आउटपुट चीजें कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगी। आज कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, सब चीजें। ये आपका एनालिटिकल इंजन है, ये चार्ल्स बेबीज है, और ये है लेडी ऑडागस्टा। इसके बारे में बताता हूं मैं कि क्या है। चार्ल्स बेबीज के इंजन को लोगों ने शुरुआत में बकवास बताया, बेकार बताया कि बेकार है। जब बेकार बताया, तो चार्ल्स बेबीज के इंजन को बेकार बताया, तब लेडी ऑडागस्टा जो आप देख रहे हैं फोटो में, लेडी ऑडागस्टा ने इनकी हेल्प की प्रोग्राम बनाने में। तो दुनिया में पहली प्रोग्रामर का खिताब जो मिला है वो इनको मिला है, लेडी ऑडागस्टा को। तो पूछा जाता है कि भाई विश्व की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन है, तो हम बताएंगे लेडी ऑडागस्टा। लेडी ऑडागस्टा विश्व की पहली प्रोग्रामर है, जो आप फोटो देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। चार्ल्स बेबी ज्यादा थे दिखने में, और ये दिखने में ऐसी। और ये इंजन जो आप कंप्यूटर आज देख रहे हैं, आप जो चला रहे हैं अपने पास कंप्यूटर, वो इसकी देन है। इसमें से बदलाव करके बनाया है, इसे बनाया था चार्ल्स बेबीज ने। हरमन हॉलिडेज मशीन, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ चीजें पेपर में आती हैं जो आपके लिए बड़ी ही अच्छी हैं, जिसको आप जानते भी होंगे कई चीजों को। तो कि अब तक की जो मशीन बनी थी वो सब बिना लाइट की मैकेनिकल मशीन है, लेकिन पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बनी वो यहाँ बनी है, हरमन हॉलिडेज ने बनाई, अमेरिका में। अमेरिका में एक वैज्ञानिक थे हरमन हॉलिडेज, जो कि लेखांकन और शीघ्र गणना करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाना चाहते थे। इसमें डाटा सेव होता था पंच कार्ड से। मैंने बताया था पंच कार्ड का इस्तेमाल बाद में कंप्यूटर में हुआ। शुरू में किसमें हुआ? लूम के अंदर, बाद में क्या हुआ? कंप्यूटर में। तो इस संयुक्त मशीन का आविष्कार हुआ, जिसे कब बनाया? 1880 में। ये जरूरी नहीं याद करना, मत करना, कोई जरूरी नहीं है। और ये अमेरिका की जनगणना जब की जाती थी, तो उस समय जनगणना करने के लिए 1 साल की जनगणना करनी है तो 7 साल लगते थे। तो इस समय को कम करने के लिए हरमन हॉलिडेज ने लाइट से चलने वाली पहली मशीन बनाई, जिसके द्वारा जनगणना करने का काम 7 साल में नहीं हुआ, बल्कि 3 साल में हुआ। ये देखिए, केवल 3 साल में संपन्न हो गया। और फिर इन्होंने पंच कार्ड जो लगाया जाता है कंप्यूटर में, उसको बनाने की मशीन कंपनी खोली। पंच कार्ड को बनाने की एक कंपनी खोली इन्होंने, जो कि 1896 में, याद कीजिए, जहां मैं निहाल लगा रहा हूं वो याद कीजिए, 1896 में एक कंपनी खोली जो पंच कार्ड बनाने का काम करती थी। इस मशीन का नाम था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। बाद में इस कंपनी में 1911 में और कंपनियों का विलय हो गया, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम रख दिया गया कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। रिकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि ये पंच कार्ड बनाती थी डाटा को सेव करने के लिए, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए नाम था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। और बाद में कर दिया गया कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। और बाद में पुनः 1924 में इसका नाम बदल दिया गया और कर दिया गया IBM, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। IBM की स्थापना कब हुई? IBM कब बनी? 1924 में नाम रखा गया इसका। IBM का नाम पहले क्या था? याद कीजिए, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। इसकी नींव कब रखी गई? 1896 में। सॉरी, कब रखी गई? 1896 में इसकी नींव रखी गई। 1924 में IBM नाम दिया गया है, लेकिन नींव तो इसकी पहले रख गई थी ना। और IBM का पूरा नाम क्या है? याद कीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मोस्ट इंपोर्टेंट, IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद कीजिए इसे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, ना जाने कितनी बार कितनी ही एग्जामों में आया है।
पटवारी वटवारी बैंक वगैरह सब में आया है IBM का पूरा नाम। याद कीजिए किसने बनाया, नॉट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है ना, 7 साल लगते थे, 3 साल लगे, कोई जरूरी नहीं है, पर IBM का पूरा नाम कब बनाई ये याद जरूर कीजिए। ये आपकी मशीन थी जो उन्होंने बनाई थी लाठी चार्ज वाली, हड़ेत मशीन नाम था इसका। आगे हवार्ड आइकन के बारे में दिया है। हवार्ड आइकन ये IBM के ही वैज्ञानिक है और IBM में काम करते थे। इन्होंने 1940 में एक विद्युत से चलने वाली मशीन बनाई जिसको इन्होंने 1944 में लॉन्च किया और ये हवार्ड आइकन ने बनाई थी। तो हवार्ड आइकन ने बनाई तो इसका जो मशीन का नाम रखा गया मार्क 1, इसलिए नाम दिया गया है हवार्ड मार्क 1। और जो मार्क 1 जो बनाया था इन्होंने हवार्ड आइकन ने, उसको लोग कंप्यूटर नहीं मानते थे, उसे मानते थे कैलकुलेटर। तो इसका आधिकारिक नाम जो था वो यही था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और मार्क 1 रख दिया गया। इसका आविष्कार जब बनाया था इसको हवार्ड आइकन ने, तो इसका जो आकार था मार्क 1 का वो 50 बाई 50 फीट, सोचिए एक प्लॉट के बराबर 50 बाई 50 का एक कंप्यूटर होता है, इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया था। तो मार्क 1 का आकार कितना था, 50 बाई 50 फीट का। नॉट इम्पोर्टेंट, याद नहीं करना है, टेंशन मत लो, लेकिन ये याद जरूर कीजिए कि मार्क 1 पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मार्क 1 पहला, लिखा हुआ देखिए, पहला स्वचालित विद्युत कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 है। हालांकि एनिक कंप्यूटर पहला माना जाता है क्योंकि व्यवसाय के क्षेत्र में एनिक ने का नाम कमाया था। तो व्यवसायिक क्षेत्र में पहला कंप्यूटर एनिक माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। लेकिन फिर भी कई किताबों में दिया है मार्क 1, तो आप मार्क 1 थोड़ा नॉलेज याद कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा मतलब उसको ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि एनिक कंप्यूटर वास्तव में सही था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और लोग इसे कंप्यूटर पे नहीं मानते थे, मार्क 1 को कैलकुलेटर मानते थे। तो मार्क 1 असल में क्या था, कैलकुलेटर था। ये मार्क 1 ऐसा था, दिखने में इतना बड़ा, कमरे के अंदर पूरा, और ये हवार्ड आइकन है जिन्होंने इसको बनाया है, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। ABC, ABC एटोनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ये भी कई बार पेपर में आता है कि ABC का पूरा नाम क्या है, तो याद कर लीजिए एटोनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर लिखा हुआ है, एटोनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर ABC का पूरा नाम। इसको 1945 में एटोनोसॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी, यानी कि बेरी, एटोनोसॉफ्ट और बेरी के द्वारा डिजाइन किया गया था। एटोनोसॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी कंप्यूटर, जिसे इंग्लैंड में बनाया गया था, एटोनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ABC के नाम से जाना जाता है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। मैं सब क्यों बता रहा हूँ आपको, पेपर में आता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, अंतर आ गया। मैकेनिकल मार्क 1 था और पहला डिजिटल कंप्यूटर जो था इलेक्ट्रॉनिक वो ABC एटोनोसॉफ्ट, जिसका नाम ABC रखा गया। दोनों में फर्क हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आज मैंने जो कराया है आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री पूरी करा दी है, ओके ठीक है। इसकी PDF फाइल आपको ऐप में मिल जाएगी, मैं भी डाल दूंगा, PDF फाइल मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी, तो वहां देख लेना, और ये पूरी वीडियो आपको थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ठीक। ओके।